Hello aspirants. So as you know that I have started a 30-day for 30-minute challenge. हुआ है आज डे 10 डे 9 तक की वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ गई है। तो हम इसमें करते क्या है, रिवीजन करते हैं किन चीज़ों की। 3 टॉपिक लेते हैं नोट्स के, 3 क्वेश्चन लेते हैं, ओके, उसको हम देखते हैं, लिखते हैं। अब हम देखते हैं सिलेबस GS 5 का, हमको 15 दिन में जो करना था, ओके। 7 दिन में हमने हिस्ट्री कर ली, ये पूरी यहाँ तक थी। इसमें हिस्ट्री था, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर था, सोसाइटी थी। उसके बाद यहाँ से चालू हुआ पॉलिटी। पॉलिटी में हमने जो है 6 देख लिया और 7 देख लिया। टॉपिक 8 जो है वो हम आज देखेंगे, ठीक है। टॉपिक 8 देखेंगे हम ये डे 10 में। आज है डे 10। देखते हैं कौन कौन से हमने टॉपिक लिए हैं। पहला है स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सिलेबस के पार्ट है ना। स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब कंसोलिडेटेड फंड है ना। जितने भी टॉपिक हैं या तो हमने उसको आंसर राइटिंग में यूज़ किया है 3 टॉपिक में, या तो 3 टॉपिक लेकर रिवाइज किया है, लेकिन सब खत्म किया है। अभी तक जितना भी हम लोग सिलेबस कवर किया है वो 99% कवर्ड है। 3 क्वेश्चन कौन से आते हैं? 3 क्वेश्चन है। पहला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ UPP इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज कंटिजेंसी फंड, व्हाई इट इज नीडेड। Mention the condition to be recognized as state party. What are the concerns of political party system in उत्तर प्रदेश। पहला टॉपिक देख लेते हैं, स्पेशल स्टेटस स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये होता क्या है? स्पेशल स्टेटस स्टेट होता क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टू सर्टेन स्टेट्स ड्यू टू देयर बैकवर्डनेस एंड स्पेशल नीड्स थ्रू सेंट्रल असिस्टेंट एंड टैक्स ब्रेक्स, है ना। जैसे कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं इन लोग की, स्पेशल जो स्टेट है ना, इस वजह से इनको स्पेशल असिस्टेंट दिया जाता है, टैक्स ब्रेक्स, इंसेंटिव। कंपनी यहाँ जो आएगी उनको टैक्स दिया जाएगा। क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन गैडियल फार्मूला, ओके। ये गैडियल फार्मूला के पे बेस्ड है। पहला क्या है? हिली एंड इनएसेसिबल एरियाज, ओके, जो पहाड़ों में रहते हैं ये सब। लेस डेंसिटी हो, हाई ट्राइबल पॉपुलेशन हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड हो, बीइंग बैकवर्ड इन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर ऑफ इनकम ऑफ स्टेट इज नॉट टू बी डिटरमाइंड, है ना। इसको मालूम नहीं चल रहा स्टेट को कि इनकी इनकम क्या है। करेंटली 11 स्टेट्स ऑफ कंट्री हैव स्पेशल स्टेट स्टेटस, जैसे आसाम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड। डिफरेंस क्या है? हाँ, सबसे बड़ी बात, एक होता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनको दिए जाते हैं, डिस्क्राइब्ड है आर्टिकल में 371 से 371J में, पार्ट 21 में। और एक होता है स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट। हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। ये उन राज्य को दिया जाता है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस हो, है ना, पॉलिटिकल हो, है ना, स्ट्रेटेजिक हो, है ना। जैसे और भी कई डायमेंशंस हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें स्टेट्स जो हैं वो बहुत वीक हैं, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, कमज़ोर हैं, एकदम लाचार हैं। लेकिन यहाँ जो है ये यहाँ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ये इनके अंदर आता है, आर्टिकल 370 जो आता था। इसलिए ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स ये अलग है, और हम जो ये पढ़ रहे हैं ये अलग है। ये क्या है? स्टेटरी बिकॉज देयर प्रोविजंस वॉज मेड इन 1969 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गैडियल। ये स्टैट्यूटरी है, ये पार्लियामेंट के नियम कानून से जो आई थी, और ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल स्टेटस क्या होता है? सेंट्रल असिस्टेंट इज़ 90% एज ग्रांट। सेंट्रल जो इनको पैसा देती है एज ए ग्रांट 90% है, उसमें 10% केवल बोरोइंग रहती है। लेकिन जो अदर स्टेट्स को दी जाती है उसमें 70% स्टेट को बोरोइंग दी जाती है। मतलब स्टेट को सेंटर जो है वो लोन देती है 70%, और 10% जो है उसको जो है फ्री में देती है पैसा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सेंटर बोलती है तुमको केवल 10% लोन देते हैं, बाकी तुम फ्री में पैसा ले जाओ। और क्या है? टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। व्हेन इट स्टार्टेड, ये स्पेशल स्टेटस कैटेगरी शुरू कब हुई थी? ड्यूरिंग कंट्रीज 3rd 5-year प्लान 1961 से 66 एंड प्लान हॉलीडे ऑफ 1966 से 69। उस समय क्यों, क्या हुआ ऐसा कि सेंटर वॉज फाइंडिंग फिक्स्ड फार्मूला टू गिव ग्रांट्स। दैट टाइम ओनली प्लान बेस्ड ग्रांट्स गिवन, है ना। तो एक फिक्स फार्मूला ढूंढ रहा था सेंटर। तभी क्या हुआ कि 5th फाइनेंस कमीशन ने जो है वो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी जो है 3 स्टेट्स को दे दी एज पर गैडियल फार्मूला।
किन दी थी स्टार्टिंग में? असम, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहीं से जो बना स्पेशल स्टेटस कैटेगरी। कंसर्न्स क्या है? इंक्रीजिंग बर्डन ऑन सेंट्रल फाइनेंस, डिमांड बाई अदर स्टेट्स, और भी स्टेट मांगने लगे हमको भी दो, है ना। करेंटली मिनिमम प्रॉफिट टू स्पेशल स्टेटस स्टेट्स, अब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, है ना, इस कॉन्सेप्ट से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सम स्पेशल स्टेटस स्टेट, है ना, क्या है? जैसे कि पार्ट 12 में जो है बोला गया है, इनका मेंशन है, नो प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू एनी स्टेट। ठीक है, सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टैट्यूटरी है? फर्स्ट इन 1961 में एनडीसी गिव दिस स्टेटस टू 3 स्टेट एज पर रिकमेंडेशन ऑफ गैडगिल कमेटी। सही बात। करंट स्टेटस क्या है कि अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज इज गिवन टू स्टेट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज नॉट गिवन। अब ऐसा कुछ नहीं, नियम खत्म सब। फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, मालूम तो होना चाहिए पहले था क्या। 14 फाइनेंस की कमीशन रिपोर्ट 2015 से 20 कहती है कि नाउ नो स्टेट इज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस। अब आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में 4 टाइप की होती हैं। रिएक्शनरी होती है ना, लिबरल होती है और रेडिकल होती है। तो रिएक्शनरी को रेडिकल बोलते हैं, ये सेंट्रल पार्टी बोलते हैं, ये लिबरल राइटिस्ट, या फिर ये राइटिस्ट, ये सेंट्रल, ये लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट जो होते हैं रिएक्शनरी होती हैं, ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनकी जो है इस्टेब्लिशमेंट रहती है, जैसे बीजेपी है। ये कंजर्वेटिव पार्टी होती है, स्टेटस को मेंटेन करना चाहती हैं, कुछ चेंज ना हो, है ना। जैसे पहले लोग थे साधु संत, है ना, जैसे प्यार मोहब्बत नहीं, लव मैरिज कुछ नहीं। ओके। जो सेंट्रल पार्टी होती है वो रिफॉर्म की बात करती है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन की, जैसे कांग्रेस है ना, बदलाव हो, नए नई चीज़ें आएँ, इनकी बात होती है। रेडिकल पार्टीज़ क्या आती हैं? वो बोलती है जान ले लेंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे, बीक देंगे। जैसे सेंट्रल जो है सीपीएम होगा, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड रहती हैं ये सब, है ना, कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए, हर चीज़ सबको बराबर बंटना चाहिए। 3 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, एक पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी। पार्टी सिस्टम इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है ना। उसका 1 डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ ज़्यादा देखी जाती है। एक पार्टी को चुनाव जीत रही है तो जीत रही है 20 साल से। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी एक्सेप्ट बीजेपी, सीपीआई एंड सीपीएम। पर्सनैलिटी कल्ट यहाँ बहुत है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स, शिवसेना, अकाली दल, है ना, अम्बेडकराइट्स। एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, फैक्शंस एंड डिफेक्शंस, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन। सही बात है। कंडीशंस टू बी रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएस का है। हम अपने स्टेट यूपीसीएस जीएस 5 के लिए क्या पढ़ेंगे? द कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी। ये हमने नीचे एक आंसर में किया है, वहाँ पढ़ेंगे। बात है रीजनल पार्टी पे। रीजनल पार्टी के फीचर्स क्या हैं कि इलेक्टोरल बेस इज लिमिटेड टू ए सिंगल रीजन, आर्टिकुलेट्स रीजनल इंटरेस्ट, एक्सप्लॉइट्स लोकल रिसोर्सेज ऑफ डिसकंटेंट, पॉलिटिकल डिज़ायर ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी। ओके, ये फीचर्स हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? रीजनल कल्चरल एथनिसिटी, जैसे अकाली दल है, शिवसेना है ना, ये सब रीजनल और कल्चरल जो है एथनिसिटी पे बनते हैं। ऑल इंडिया आउटलुक पार्टी बट नो नेशनल बेस, जैसे समाजवादी पार्टी, नेशनल लोक दल, एनसीपी, है ना, ये बड़ा ही वैचारिक हैं, ये बहुत ही उम्दा सोचते हैं, लेकिन जो है इनका नेशनल बेस नहीं हो पाया है। फॉर्म बाय स्प्लिट फ्रॉम नेशनल पार्टी, जैसे बांग्ला स्प्लिट फ्रॉम नेशनल पार्टी, जैसे बंगाल कांग्रेस है, केरला कांग्रेस है, ये किसी बड़ी पार्टी से टूट के जो है अपनी सेपरेट पार्टी बना लेते हैं, है ना। तो ये कैसी भी पार्टी होती है? लीडरशिप पार्टी या करिज्मेटिक पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। अब राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़ कैसे राइज होती हैं, क्यों होती हैं रीजनल पार्टीज राइज? एलिनेशन अमंग ट्राइबल ग्रुप्स, कल्चरल एथनिक प्लूरलिज्म, ठीक है, अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट, सेपरेट आइडेंटिटी डिज़ायर, सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ डिस्पोज्ड महाराजाज एंड जमींदार्स, है ना, फेलियर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स टू मीट रीजनल एस्पिरेशंस, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी एंड रीजनल लीडर्स, है ना, फैक्शनल फ्लाइट्स विद लार्जर पार्टी, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ऑफ नेशनल पार्टी, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो कहने का मतलब है जो ये पार्टीज रीजनल आती हैं ये क्यों होती हैं? जैसे कोई ट्राइबल लोग हैं, वो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एलिनेटेड फील करते हैं तो एक पार्टी बन जाती है। कोई एक अलग कल्चरल या एथनिक बेस रहता है उनका, तब बन जाती है ना। फेलियर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स अगर हो, या फिर सेंट्रलाइजेशन बहुत हो नेशनल पार्टी जो है, तो एक रीजनल पार्टी उभर के आती है ना। जैसे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज,
तो अलग अलग पार्टी लैंग्वेज के बेसिस फॉर्म होती हैं, तो ऐसे पार्टी फॉर्म होती हैं रीजनल। अदर लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश या स्टेट। लैंग्वेज ऑफ यूनियन, पहले लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात करते हैं। तो हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई नहीं है। ओके। उसके बाद 1950 से 65 में ये तय किया गया कि 15 साल तक इंग्लिश कंटिन्यू टू बी फॉर ऑफिशियल पर्पस, ये यूज़ होगी इंग्लिश, है ना। उसके बाद 15 साल के बाद पार्लियामेंट में कंटिन्यू इंग्लिश, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके 5 साल के बाद और 10 साल के बाद प्रेसिडेंट को एक कमीशन बनाना था जो रिकमेंड करे यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज। अब वो कमीशन बनने के बाद क्या होता है कि एक फिर कमेटी बनती पार्लियामेंट की जो रिव्यू करती रिपोर्ट इस कमीशन की। ठीक, अब क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन ने कि 1950 के बाद जो है 5 साल 10 साल बाद एक कमेटी बननी चाहिए, तो क्या बनी थी? हाँ, बनी थी। 1955 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना, बीजी खेर उसके हेड किया था उन्होंने। 1957 में कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बना, गोविंद वल्लभ पंत। फिर अनदर कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स, ये नहीं बना। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में बना। इसने कहा कि कॉन्टिन्यूड यूज़ ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, और टाइम लिमिट क्या रखी गई इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने की, अब इनडेफिनेट समय तक यूज़ होगी इंग्लिश। ठीक है। फिर 1963 को अमेंड किया गया। 1967 में इंग्लिश को कंपलसरी लैंग्वेज बोल दिया गया, हिंदी इन सर्टेन केसेस, जैसे नोटिफिकेशन, रूल्स, रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, लाइसेंस इशूड बाय गवर्नमेंट। रीजनल लैंग्वेज देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई भी स्पेसिफिक जो है प्रोविज़न नहीं है फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन 3 प्रोविज़न्स हैं, है ना, कि स्टेट अडॉप्ट एनी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश एज स्टेट लैंग्वेज। जैसे यूपी एमपी में हिंदी यूज होती है, मेघालय में, नागालैंड में इंग्लिश यूज होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, है ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की वो लिंक लैंग्वेज एक्ट करेगी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है। इसमें भी क्या है कि स्टेट फ्री टू अडॉप्ट हिंदी फॉर देयर कम्युनिकेशन, एक्ट ऑफ 1963, इंग्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट्स। ठीक, इसमें यह पढ़ लेना कि हिंदी जो है कम्युनिकेशन बिटवीन हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट, सच कम्युनिकेशन ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश। ठीक है। जैसे मान लो कि कम्युनिकेशन हुआ हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स के बीच में, तो उनका ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, प्री के थोड़े से नोट्स हैं, ये मेंस के हिसाब से पढ़ लेना कि ये दे देगा कि जो है रीजनल लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है। तुम ये लिखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन जो है वो लिंक बिटवीन लैंग्वेज जो है यूनियन एंड स्टेट के बीच में, ये प्रोविज़न है। फिर थर्ड डाल देना है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट एनी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल रिकॉग्निशन इन अ स्टेट, दिस प्रोविजंस वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब लैंग्वेजेस ऑफ जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या कहता है कि अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉलोइंग यूज इंग्लिश ओनली, ऑल प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, अथॉरिटेटिव टैक्स। ठीक है। गवर्नर ऑफ स्टेट ये कुछ कह रहे हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट। फिर स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब एनी ऑफ यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, है ना, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो पब्लिश्ड, ये पढ़ लेना। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 ये क्या कह रहा है ना, एक बार पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना। PDF टेलीग्राम लिंक पे है। स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं कुछ, प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है ऐसे कुछ। ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज एनी ड्यूटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज ए लिंगुआ फ्रैंकुआ। ठीक, उसके बाद 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, अमेंडमेंट्स हुए थे कौन कौन सी लैंग्वेज आई। उसके बाद इन अमेंडमेंट का, है ना, इसका मतलब क्या था, क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू, क्योंकि द मेंबर्स ऑफ दियर लैंग्वेज बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, देयर फॉर्म, स्टाइल, एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर एनरिचमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज 1976 में बना। ठीक है, टू रिव्यू दी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी जो है हिंदी या इंग्लिश कैसे इनको चलाया जाए। तो
तो ये प्रोविजंस थे, पढ़ लेना। उसके बाद कन्वेंशन, चेयरमैन ऑफ कमिटी है ना, ये ऊपर के ये कौन थे, ये पढ़ लेना। ठीक, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती हैं, है ना, जो हमारी एंशियंट लैंग्वेज हैं उनको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। अब 2006 में क्राइटेरिया रखा गया है कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी कहलाएंगी, जो बहुत ही हाईली एंटीक हैं, ओरिजिनल है, डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स कैन बी देयर, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं क्लासिकल लैंग्वेज, उसका क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है कि आर्टिकल 345 में जो है इसका मेंशन्ड है, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, which was declared as official language of Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh Official Language Act 1951. Urdu has also been declared a co-official language of Uttar Pradesh by the amendment in the Official Languages Act 1989. फिर ये ऑफिशियल लैंग्वेज 1951 का ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये पढ़ लेना क्या है। ओके, बस ये हमारा हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आते हैं अपने आंसर राइटिंग पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, सबसे पहले इंट्रो डालेंगे। इंट्रो हम डाल देंगे कि जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में मेंशन है, और ये यूपी पीसीएस जो है वो बना था 1994 में, ऐसे करके कर देंगे। फिर बोला है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, 3 चीज़ बोला है। उसके बाद बॉडी में आएंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या डालते थे, डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट टाइप, है ना। तो डायग्राम जो है इसको हम, बॉडी हमारा पहले पेज में ही आ जाएगा, तो डायग्राम हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। पहले पेज पे डायग्राम होना चाहिए, परंतु, है ना, लेकिन किंतु परंतु स्ट्रक्चर हम डालते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में यहाँ क्या डालेंगे, यही जो स्ट्रक्चर है इसी को हम जो फ्लो चार्ट टाइप में बना देंगे, तो यही जो है हमारा डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर डाल दिया, ओके। उसके बाद क्या पूछा है, फंक्शन पूछा है ना, तो हम यहाँ फंक्शन स्ट्रक्चर पर डालेंगे हम फंक्शन, ओके, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन कौन सा फंक्शन है, क्या पूछा है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और इम्पोर्टेंस। फिर इम्पोर्टेंस डाल देंगे, है ना, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, फंक्शन, स्ट्रक्चर। उसके बाद बस इतने पूछा है, ठीक है। लेकिन हम एक और डायमेंशन ऐड कर देंगे, कंसर्न्स, है ना, क्या इश्यूज चल रहा है। उसके बाद हम जो है कंक्लूड कर देंगे। तो आप देखिए कितने सारे डायमेंशन पड़ गए। ये भले पूछता चाहे ना पूछता, बस इतना पूछ लेता कि डिस्कस दी व्हाट इज़ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, हम फिर भी स्ट्रक्चर डालते, फंक्शन डालते, इम्पोर्टेंस, कंसर्न सब डालते, ज़्यादा डायमेंशन डालेंगे। ये होता है 3D आंसर, ये होता है 3D आंसर। उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। अब देखते हैं लिखा कैसे गया। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन, इम्पोर्टेंस, ये हमने इंट्रो डाल दिया कि आर्टिकल 324 में मेंशन है, 1994 में बना था। स्ट्रक्चर डाल दिया स्टेट इलेक्शन कमीशन का, है ना, कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं यूपी के, है ना, यूपी का स्ट्रक्चर डाला ये। फिर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, फिर सेक्रेटरी, इसमें कौन से आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, इसमें पंचायत इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके इसको पढ़ लेना। सेक्रेटरी में डेप्यूटी सेक्रेटरी, फाइनेंस, अकाउंट्स ऑफिसर, ये अकाउंट सेल देखते हैं, है ना। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो रिटायर्ड IAS होते हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या है कि ये कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज़, डिलिमिटेशन कराते हैं ये, ठीक है। जैसे नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में बनेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, अभी जो इलेक्शन सर्वे के अनुसार 5.2 मिलियन न्यू वोटर्स रजिस्टर्ड इन यूपी। फैसिलिटेटिंग नॉमिनेशन प्रोसेस थ्रू स्क्रूटनी, वोटर एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंप्स लगाते हैं। अपॉइंटिंग इलेक्शन ऑफिसर्स लाइक रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। पोलिंग जो है प्रोसेस का जो मैनेजमेंट यही लोग देखते हैं। बैलेट बॉक्सेस सही हैं कि नहीं, डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, काउंटिंग वोट्स। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू मीडिएशन, एडजुडिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। फाइनेंस रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब देखते हैं। मैक्सिमाइजिंग वोटर पार्टिसिपेशन, इनहेंसिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कंडक्टिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज पर चेंजिंग सोशल नीड्स। जैसे प्रॉक्सी वोटिंग आई है, इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई बहुत ही बुजुर्ग है या फिर इस देश में नहीं है, या फिर जो
आर्मी के लोग हैं उनके लिए प्रॉक्सी वोट का सिस्टम आने वाला है, कहीं कहीं चालू है। प्रिवेंटिंग इलेक्टोरल मैनिपुलेशन बाय प्रिवेंटिंग इलेक्टोरल फ्रॉड, है ना। इनहेंसिंग अवेयरनेस थ्रू आउटरीच प्रोग्राम, है ना, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर है उसके थ्रू जो है ये लोग अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं, एंड जैसे पोस्टर लगवाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। कंसर्न्स क्या हैं इनके, बायसनेस टूवर्ड्स स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, है ना, जैसे कि अभी अपोजिशन बोल रही थी कि 100 में से जो 80 रैली तो जो है वो रूलिंग पार्टी को दी गई, है ना। फिर ट्रांसपेरेंसी इशू, जैसे अभी ओनली 30% पोलिंग स्टेशंस अलाउड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, है ना, इरेगुलरिटी बहुत है। 5% वोटर्स को है डबल बार जो है मल्टीपल टाइम्स रजिस्टर कर दिया। एंड सो द रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड ARC मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, है ना। सेकंड ARC बहुत कुछ बोलता है रिफॉर्म्स में, है ना, कि ट्रांसपेरेंसी लाइए, है ना, अकाउंटेबिलिटी और करिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको सही करिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट एंड व्हाई इट इज़ नीडेड इन उत्तर प्रदेश। अब इसका हम जो है इंट्रो देख लेंगे, इंट्रो में क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रो में कि ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है और कंटिजेंसी फंड होता क्या है। जैसे कि 267(2) में जो है स्टेट कंटिजेंसी फंड मेंशन है, बाकी इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देंगे। कंटिजेंसी फंड होता क्या है। फिर उसके बाद क्या है कि हमने कहा था कि इंट्रो में या फर्स्ट पेज पे, अगर फर्स्ट पेज पे बॉडी आ जाए तो बॉडी में ही, या फिर इंट्रो में कंपल्सरीली डायग्राम या फ्लोर चार्ट लगाएं, ठीक है। जाते यहाँ हम फ्लोर चार्ट बना देंगे, ठीक है। नीचे देखेंगे क्या फ्लोर चार्ट बनाया है। फिर बॉडी में जो है हम क्या लगाएंगे, व्हाट इज़ कंटिजेंसी, बोला व्हाट है क्या ये, वाई इट इज़ नीडेड है क्या, क्यों चाहिए। तो बॉडी में मैंने क्या लगा दिया, कैरेक्टरिस्टिक लगा दिया, है ना, ये है क्या। फिर क्यों चाहिए बोला ना, वाई लगा देंगे। उसके बाद क्या बोला है, फिर हमने वाई में ही ना, वाई के नीचे इधर एक केस स्टडी लगा दी। ये थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ इन दिनों, केस स्टडी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर जो है थोड़ा और अच्छा लगे। उसके बाद बॉडी में ही हम कंसर्न डाल देंगे। पूछा क्या था कि व्हाट इज़, तो इंट्रो में हमने व्हाट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने वाई डाल दिया, और थोड़ा सा आंसर 3D करने के लिए केस स्टडी, कंसर्न, है ना। फिर इधर वे फॉरवर्ड, ये होता है आंसर, 3D आंसर, मस्त मज़ेदार। कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है। तो इंट्रो डाला कि कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज़ अ रिजर्व फंड सेट असाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू मीट अनफोर्सीन एंड अर्जेंट एक्सपेंडिचर। ये किस में मेंशन है, आर्टिकल 267(2) में मेंशन है। अब ये थोड़ा सा हमने फ्लो चार्ट डायग्राम टाइप दे दिया है ना, कि गवर्नमेंट फंड के अंदर क्या क्या आता है, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स, कंटिजेंसी फंड, है ना। अब कंसोलिडेटेड फंड में किन किन का फंड आता है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 266(a)(1) में मेंशनड है। पब्लिक अकाउंट में इंडिया का भी आता है, स्टेट का भी आता है, ये 226(2) में मेंशन है ना। 266(2) में मेंशन है। उसके बाद कंटिजेंसी फंड जो है ये इंडिया का भी होता है और स्टेट का भी होता है, लेकिन इनका आर्टिकल अलग होता है। इन सब में आर्टिकल एक ही है, इनका आर्टिकल अलग होता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 267(1) है और ऑफ स्टेट जो है 267(2) है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है वो इट इज़ ऑपरेटेड बाय स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑथराइज्ड बाय गवर्नर, गवर्नर के अधीन रहता है। कोई ये पैसा चाहिए तो गवर्नर के परमिट चाहिए। रिप्लेनिशमेंट ऑफ थ्रू दी स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल, है ना। इधर फिर से जो है हम इसको जो है भर देते हैं। अगर मान लीजिए ये खाली हो गया खजाना, तो फिर से जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अप्रूवल से और गवर्नमेंट के अथोराइजेशन से ये फिर से रिप्लेनिश कर दिया जाता है। ऑडिटेड एंड ओवरसाइडेड बाय CAG। क्यों ज़रूरत है ना, उत्तर प्रदेश में जो है पहला पॉइंट उड़ गया, कोई बात नहीं। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, है ना, जैसे कि लोकस्ट अटैक हुआ था नहीं उधर पाकिस्तान साइड से, अफ्रीका साइड से जब हुआ था, तो इसको इमरजेंसी को झेलने के लिए जो है नेचुरल डिजास्टर्स कंटिजेंसी फंड बनाया जाता है कि उसमें से कभी भी हम जो है हेल्प ले सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज जैसे इंसेफ्लाइटिस,
गोरखपुर में जब हुआ था, है ना, तो बहुत सारे बच्चे मर गए थे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फेलियर लाइक रेलवे ब्रिज, ये वो, ठीक है। अब ये गोरखपुर वाला इंसिडेंट यही है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। बनारस फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया था 2018 में, ओके। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसे CA राइट्स हुए, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ या अग्निवीर प्रोटेस्ट हुआ, बाबरी मस्जिद राइट हुए, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सही करने के लिए जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। केस स्टडी मैंने डाल दिया। ये अभी कोविड-19 अप्रैल 2020 में जो है यूपी ने जो है कंटीजेंसी फंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था, है ना, इसको अमेंड किया था। तो इसमें क्यों अमेंड किया था? जिससे कि जो सेंटर है वहाँ से एलोकेशन हो सके 600 करोड़ रुपए का फॉर मेडिकल सप्लाईज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हम कह रहे हैं केस स्टडी डाल के कि ये देखिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का क्या हेल्प है, क्या रोल है, क्या है। इनसफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स, जैसे ABD ने जो है वो यूपी को कोविड-19 में हेल्प दिया था, क्योंकि इनके कंटीजेंसी फंड में उतना फंड अवेलेबल था ही नहीं, इनको हेल्प लेनी पड़ी बाहर से। ये एक इशू है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्रॉपर ऑडिटिंग, जैसे PDS स्कैम 2000 में यूपी में लगभग 300 बिलियन जो है ये लोग स्कैम हुआ था। इसमें फूड ग्रेन को बहुत ज़्यादा जो है करप्शन हुआ था। तो ये जो है कंसर्न है ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश की। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड मिसमैनेजमेंट, रेड टेपिज्म, फाइल जल्दी पास नहीं होती है ना। जैसे कोई स्कीम आई, अब फंड ही नहीं एलोकेट हो पा रहा है ना, क्लरिकल एरर हो जा रहा है, या ब्यूरोक्रेटिक जो है मिसमैनेजमेंट हो रहा है। पॉलिसी गैप्स एंड नॉन सिंक्रोनाइजेशन अमंग एजेंसीज, है ना, कोई एजेंसी कुछ और काम कर रही है, कोई डुप्लीकेट काम कर रही है, यही काम वो भी कर रही है, वो भी काम वो भी कर रही है ना। डिजिटाइजेशन इसमें नहीं है ना, ओके। वे फॉरवर्ड, इम्प्लीमेंट ए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, है ना, कि कंटीजेंसी फंड जो है कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है उसको डिजिटली ट्रैक कर रही है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे ऑनलाइन पोर्टल अब स्टार्ट करिए, जो कोई भी एक्सेस कर सके, देख सके कि इनका पैसा जो है कंटीजेंसी फंड का कहाँ कहाँ लग रहा है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, इससे ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, है ना, लोगों के बीच में। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्मेशन, रोबस्ट पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन, कंक्लूड कर दिया। हेंस नीड ऑफ द आवर इज स्मार्ट मैनेज एलोकेशन ट्रांसपेरेंट टू मेक यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंशन द कंडीशंस टू रिकॉग्नाइज थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंशन द कंडीशंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी, व्हाट आर कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पार्टी सिस्टम इन इंडिया, है ना। तो इसमें क्या बोला है? मेंशन दी कंडीशंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी, उसके बाद व्हाट आर दी कंसर्न्स, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है? कंडीशन पूछा है, उसके बाद कंसर्न पूछा है, ओके। देखते हैं इंट्रो। अब इंट्रो में क्या लिखा है मैंने? पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, यही हमने डिफाइन कर दिया। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, है ना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर सिमिलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एस्पिरेशंस। जैसे कि एग्जांपल डाल दिया, जो है 1885 की कांग्रेस क्यों बनी थी? वो इंडिया को इंडिपेंडेंस करना चाहती थी। तो एक सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल आए विथ सिमिलर आइडियोलॉजीज, ठीक है। ये इंट्रो हो गया। उसके बाद बॉडी हमने क्या डाल दिया? फीचर्स डाल दिया, है ना। पूछा नहीं लेकिन डाल देंगे हम, 3D आंसर बनाना है। फीचर्स के बाद हमने डाल दिया कंडीशंस, जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अब ये नहीं कि फीचर जो है इतना 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 लिख दिए, इसको पुन्नी जगह मिल रही है, नहीं। फीचर्स 3-4 फीचर लिख दीजिए और इनको जगह दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेन ये पूछ रहा है। अब कंडीशंस के बाद कंसर्न डाल देंगे क्या है, ठीक है, कंसर्न क्या है। उसके बाद जो है हम डाल देंगे कंसर्न हो गया। फिर कंसर्न पूछा है ना इसमें, हाँ कंसर्न, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अब धीरे से हम यहाँ 3D आंसर बनाने के लिए वे फॉरवर्ड डाल देंगे, है ना। उसके बाद हम यहाँ कंक्लूड कर देंगे। बस देखते हैं आंसर लिखा कैसे जाए। अब यहाँ पे जो है मुझे कोई अच्छा डायग्राम मिल नहीं रहा था, है ना, कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था, तो नहीं डाला मैंने। लेकिन कोशिश करो कि डालो, कोई कुछ तो डालो, ओके। इंट्रो डाला कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सेम सिमिलर आइडियोलॉजीज एस्पिरेशन कुछ लोगों के होते हैं। जैसे 1885 में जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी, है ना।
उसके बाद फीचर्स, इलेक्टोरल बेस लिमिटेड टू अ सिंगल रीजन। पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट की होती हैं उनका पॉलिटिकल जो है रीजनल एस्पिरेशन होता है, जैसे समाजवादी पार्टी है ना, वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है, वो रीजनल पार्टी है यूपी की, है ना। आर्टिकुलेट्स रीजनल इंटरेस्ट्स, जैसे रिजर्वेशन ऑफ लोकल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स, इनके रीजनल एस्पिरेशन होता है कि हमारे जो है रीजनल लोग हैं उनको बढ़ोतरी मिल जाए रिजर्वेशन के थ्रू, है ना, या इंसेंटिव मिल जाए, फार्मर्स को जो है लोन इंसेंटिव मिल जाए हमारे जो राज्य के, जो हमारे क्षेत्र के हैं। एक्सप्लॉइट्स लोकल रिसोर्स ऑफ डिसकंटेंट, जैसे मान लो कोई दो ग्रुप ऑफ एक्शंस मार हो गई, है ना, किसी में मार हो गई है अभी में, है ना, ये किसी है जाति या धर्म के हैं, ये किसी के हैं, तो यहाँ से उड़ती हुई पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने भवन से निकल के आती हैं, वो क्या हो गया, मार पड़ गई क्या, और यहाँ जो है सपोर्ट करने लगती हैं। तो ये एक्सप्लॉइट करती हैं लोकल रिसोर्स ऑफ डिसकंटेंट का। उसके बाद पॉलिटिकल डिज़ायर ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, जैसे अकाली दल है ना, खालिस्तान के लिए बात करता है। ये यूपी के एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल ना देने से अच्छा है कुछ तो दे दें। उसके बाद आता है कंडीशंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी, है ना, ये पढ़ लेना, है ना। 6% वोट सिक्योर किए हों एट जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये मैंने जानबूझ के लिखा है शॉर्ट फॉर्म, ये सरासर गलत है। शॉर्ट फॉर्म गलत, शॉर्ट फॉर्म गलत, शॉर्ट फॉर्म गलत, सब गलत। ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है, ओके। भले जितनी भी लाइन लगे लेकिन फुल फॉर्म लिखो। तो सिक्योर secures 6% votes in state at general election in Lok Sabha plus और wins 1% सीट इन लोकसभा, ओके। इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो वो रीजनल पार्टी कहलाएगी। उसके बाद कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, है ना। मेजर पार्टीज जैसे बीजेपी, एनएसपी इन उत्तर प्रदेश, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जैसे समाजवादी पार्टी, है ना, ये मुलायम सिंह यादव द्वारा बनाई गई थी, लेकिन फिर अखिलेश यादव जी द्वारा चलाई गई, फिर इनकी लड़की अदिति यादव अब वो चलाएंगी। तो ये गलत या सही चीज़ की बात नहीं है, यह है कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ओके। उसके बाद कास्ट एंड रिलीजियस पोलराइजेशन, सेफ्रनाइजेशन एंड ब्राह्मणाइजेशन इन यूपी, है ना। इसका मतलब हुआ कि मतलब राइट विंग आइडियोलॉजी, है ना, हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो लोग पोलराइज हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बंटवारा हो रहा है ना, अम्बेडकर राइट्स अलग हो रहे हैं। करप्शन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जैसे नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो स्कैम हुआ था, उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए घपला किया गया था 2005 से 11 तक के बीच में। लैक ऑफ इंटर पार्टी डेमोक्रेसी, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पहले एसपी में बीएसपी में थे, फिर वो छोड़ दिए। लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, जैसे कोलिशन पार्टी फॉर्म हो जाती है तो लोगों को समझ में ही नहीं आता है। अब मान चला बीएसपी जो है वो बीजेपी में चली गई, लेकिन बीएसपी वर्सेस बीजेपी हमेशा चलता आ रहा है, ब्राह्मणाइजेशन वर्सेस अम्बेडकर राइट्स तो हमेशा अलग थे, लेकिन जैसे ही दोनों मिल जाएंगे तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, लोगों को जो है पॉलिटिकल पार्टीज में क्लैरिटी है ही नहीं, उनकी आइडियोलॉजी कौन सी है। वे फॉरवर्ड क्या लिखा, स्ट्रेंथन करप्शन स्टेप्स, ना, न्यूट्रल लोकायुक्त अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। न्यूट्रल लोकायुक्त वैसे भी हैं लेकिन न्यूट्रल चाहिए। इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी नलीफाई कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, ऐसे ही स्टेप लेने की ज़रूरत है। रिड्यूस कास्ट एंड रिलीजियस पोलराइजेशन, जैसे अम्बेडकर राइट्स वर्सेस ब्राह्मणिक डिवीज़न, ये मैंने कहा। फिर हमने डाल दिया कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ एक, ये वर्क कर रहा है टू एजुकेट वोटर्स अबाउट कैंडिडेट, ये एक सही कदम है एथिकल एंड प्रो पीपल पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म का। दो सेल्फ प्रिपरेशन के क्वेश्चन देखते हैं। वाई यूपी डज नॉट होल्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट, इट इज़ गुड टू बी इन दिस कैटेगरी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ हिंदी बिकेम स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश, डू यू थिंक इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश। 12 नंबर का है ये, 3 पेज में आएगा, 200 वर्ड का, ओके। अब ये हो गया आज का डे 10, PDF जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक पे, ओके। सी यू टुमारो, थैंक्स।